हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने चैप्टर स्टार्ट लिया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पहली फॉर्म डिस्कस की थी सोल प्रोप्राइटर, जिसमें एक पर्सन होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस को कंट्रोल करता है और सारा प्रॉफिट और लॉस भी किसका होता है? इसी पर्सन का होता है। तो यहाँ पे एक ही पर्सन होता है जो बिजनेस को मैनेज करता है। सेकंड हमने किया था ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें क्या होता है? नाम से क्लियर है, फैमिली बिजनेस। जब फैमिली मेंबर्स मिलकर बिजनेस को चलाते हैं जिसको उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो हमने पहले पढ़ी दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें क्या होता है? एक पर्सन होता है, एक पर्सन बिजनेस को है जो है वो रन करता है। अब बट आप एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या है? सारी जिम्मेवारी एक ही पर्सन पे है। ये जो पर्सन है वही परचेजिंग देखेगा, वही सेलिंग देखेगा, वही मार्केटिंग देखेगा, वही इंप्लॉइज को गाइड करेगा। तो बताओ, एक ही पर्सन क्या इतना सारा काम कर सकता है? और करेगा भी तो कहीं ना कहीं लैक तो रहेगा ना। अब एक ही पर्सन के पास सारी स्किल्स हो जरूरी नहीं। तो इससे क्या होता है? जो बिजनेस है वो हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, और अगर कर भी पाते हैं तो छोटे स्केल पे बिजनेस कर पाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें बड़े स्केल पे बिजनेस करना है, या फिर अगर इसको हेल्प चाहिए, मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, सेलिंग में हेल्प चाहिए, तो ये क्या करे? एक तो तरीका है कि एम्प्लॉय रख ले, बट एम्प्लॉय रखेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे उसको। अब यहाँ पे रिसोर्स, अब एक ही पर्सन है, इसके पास पैसे की भी कमी रहती है, बिकॉज एक पर्सन कितना ही पैसा लगा लेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट फॉर्म आती है हमारे पास, दैट इज पार्टनरशिप। बस अकेला पर्सन जो है वो सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ना तो सफिशिएंट पैसा एक पर्सन लगा सकता है, ना ही सफिशिएंट स्किल्स एक पर्सन के पास होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? पार्टनरशिप में क्या होता है? अब यहाँ पे हम एक दूसरे पर्सन की हेल्प लेते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। और वैसे भी आपने सुना होगा, एक और एक 11। सो जब एक पर्सन दूसरे के साथ मिल जाता है तो एक की कमी दूसरे की अच्छा, मतलब दूसरे में वो स्किल है तो वो क्या होता है? उससे बिजनेस का फायदा हो जाता है। लाइक एक फाइनेंस में अच्छा, एक मार्केटिंग में अच्छा, तो एक ने फाइनेंस के डिसीजन ले लिए, एक ने मार्केटिंग के डिसीजन ले लिए। कभी एक की तबियत खराब है तो दूसरे ने आगे डिसीजन ले लिया। बट सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था? अगर एक की तबियत खराब है तो बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है? आपको थोड़ी कन्वीनियंस हो जाती है। तो इसी वजह से सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशंस की वजह से हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आई, दैट इज पार्टनरशिप। तो अब इसके बारे में समझते हैं। When two or more persons join hands, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलते हैं, हैंड्स ज्वाइन करते हैं टू सेटअप अ बिजनेस, और किस लिए मिल रहे हैं? वो बिजनेस करने के लिए। एंड शेयर्स इट प्रॉफिट्स एंड लॉस, और उससे जो प्रॉफिट और लॉस आता है उसको शेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। और जो पर्सन एंटर हुए पार्टनरशिप में उसको हम बोल देते हैं पार्टनर। अब दो या दो से ज्यादा पर्सन जब मिले तो वो क्या बन गए? पार्टनर। अब लाइक दो पर्सन मिले, ए और बी, और ये मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो ए बन गया पार्टनर, बी भी क्या बन गया? पार्टनर। हम पूछे ए कौन है? पार्टनर। बी कौन है? पार्टनर। एंड कलेक्टिवली हम इनको कलेक्टिव कर दें, अगर इनको इकट्ठे देखें तो ये क्या बन गई? पार्टनरशिप। ये क्या बन गई? पार्टनरशिप। अब अच्छा, जो ये बिजनेस ओपन करेंगे क्या उसका कोई नेम रखेंगे? उसको हम बोलेंगे, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म। उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म, या फिर खाली हम बोल सकते हैं फर्म। अब ये जो पर्सन है वो कोई बिजनेस ओपन करेंगे, अब उस बिजनेस का कुछ नाम होगा, उसको हम बोल देंगे फर्म्स नेम। बिकॉज देखो, नेम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बच्चा भी होता है उसका भी नाम रखते हैं, तो बिजनेस का भी नाम होगा। तो नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड एज फर्म्स नेम। तो जो नेम होता है बिजनेस का उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म्स नेम। देखो, जब दोनों मिले तो उसको हमने बोला पार्टनरशिप फर्म या फिर फर्म, और जो नेम है उसको हमने बोल दिया फर्म्स नेम। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो जैसे सोल प्रोप्राइटर में कोई लॉ नहीं होता था जो उसको गवर्न करता था, बट पार्टनरशिप में लॉ है। और लॉ कौन सा है? दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो पार्टनरशिप के लॉज बताएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब किस में डिफाइन होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो चलिए इसमें देखते हैं कि पार्टनरशिप के बारे में क्या कह रखा है। तो इसमें क्या बोला है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है किनके बीच में? पर्सन्स के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पर्सन्स के बीच में
जो एग्री करते हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने में, बिजनेस चलाने में। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सारे जो पार्टनर्स हैं वो चला सकते हैं, या फिर उनमें से कुछ पार्टनर्स बिजनेस चला सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 4 पार्टनर है ए, बी, सी एंड डी। हो सकता है चारों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, मतलब चारों बिजनेस में काम कर सकते हैं, या फिर हो सकता है खाली ए काम करता है, हो सकता है ए और बी काम करते हैं, हो सकता है बी और सी काम करते हैं। मतलब कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे मिलकर बिजनेस को चला रहे हो सकता है एक आधा जो है वो एक्ट कर रहा हो बाकी सबके बिहाफ पे। लाइक ए और बी ने पैसा लगा दिया बट वो बिजनेस में काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं सी और डी। तो सी और डी किसके लिए काम कर रहे हैं? ए और बी के लिए भी। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम पार्टनरशिप के बारे में समझते हैं, उसके लिए हमें क्या देखनी पड़ेगी? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेशन। अब नाउ द क्वेश्चन इज, फॉर्म कैसे होती है पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप फॉर्म होती है बाय एग्रीमेंट। कैसे फॉर्म होती है? बाय एग्रीमेंट। तो यहाँ पे होता है एग्रीमेंट। देखो, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलेंगे तो एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना। एग्रीमेंट मतलब सहमति। तो यहाँ पे क्या होती है? सहमति होती है। सहमति से ही दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं। अगर सहमत नहीं होंगे तो वो कैसे मिलेंगे? सो पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। और ये एग्रीमेंट किस लिए है? सहमति किस लिए है? बिजनेस करने के लिए, और वो बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करने के लिए। ओके, सो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। फॉर्मेशन कैसे हुई पार्टनरशिप की? बाय एग्रीमेंट। कैसे हुई? बाय एग्रीमेंट। देखो, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। लाइक अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चंटू मंटू जो हैं वो दोनों मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस है चंटू मंटू, अब इनको करना है बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस से पहले इनको कुछ सहमति करनी पड़ेगी ना। अब लाइक सहमति कैसे होगी कि कौन कौन सा काम करेगा। अब लाइक बिजनेस में दोनों हैं, कौन लाइक चंटू ने कहा मैं मार्केटिंग देखूंगा, मंटू ने कहा मैं फाइनेंस देखूंगा, बाकी हम मिलकर करेंगे। तो कुछ बातें हमें करनी पड़ती हैं बिजनेस से पहले। तो पार्टनरशिप तभी क्रिएट होती है जब एग्रीमेंट होती है, जब सहमति होती है। अच्छा, अब ये बात करेंगे प्रॉफिट जो आएगा वो हम कैसे रखेंगे। तो लाइक हो सकता है 50-50 रखना है, 25-75 रखना है, 60-40 रखना है, तो ये सब डिसाइड करेंगे। अब देखो, पार्टनरशिप में ना जरूरी नहीं कि इक्वली प्रॉफिट शेयर करें। हो सकता है अब लाइक चंटू ज्यादा काम करता है तो ये कहे 70% मैं रखूंगा, 30% ये रखे। मंटू कहेगा हाँ ठीक है, बिकॉज तुम ज्यादा काम करते हो तो तुम 70% रखो, मैंने तो पैसा लगाया, मैं कभी कभी आऊंगा तो मेरे को 30% ठीक है। तो यहाँ पे सहमति होती है, बहुत सारी बातों पे चर्चा की जाती है कि क्या क्या किया जाएगा और क्या क्या नहीं किया जाएगा। तो पार्टनरशिप क्रिएट होती है सहमति से, यानी एग्रीमेंट से। अच्छा, अब ये जो सहमति है, लाइक 70-30 रखना है, क्या रखना है, ये रिटर्न भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है। अब देखो, चंटू मंटू एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कई बार क्या होता है जब हम दूसरे पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं ना, तो हम ओरली कर लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे बिजनेस चलेगा, ऐसे कर लेना। ये जनरली तब होता है जब हमें एक दूसरे पे बहुत भरोसा होता है। बट वैसे अगर हम देखा जाए कि बहुत रेयर होता है कि जो कोई पर्सन कहे वो उस पर स्टिक रहे। तो रिटर्न ही जो होता है वो फैसिलिटेटेड होता है कि हम रिटर्न कर लें, तो क्या होता है कल को लड़ाइयाँ नहीं होती। अगर ओरल हो तो उसमें लड़ाइयों के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट हाँ, लॉ नहीं कहता कि आपको रिटर्न ही करना है। तो लॉ कहता है इट कैन बी रिटर्न और इट कैन बी ओरल। तो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप कैसे क्रिएट हुई? एग्रीमेंट से। और वो एग्रीमेंट कैसे होगा? रिटर्न और ओरल। रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। और पार्टनरशिप के लिए अलग से एक्ट है। कौन सा एक्ट है? यस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ना, वो किसके लिए हो रहा है? बिजनेस के लिए हो रहा है। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल चंटू मंटू मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो क्या ये पार्टनर बन गए? द आंसर इज नो। ये क्या बने? ज्वाइंट ओनर्स बने, को ओनर्स बने। बट ये पार्टनर नहीं बने। पार्टनर तब बनते हैं जब वो बिजनेस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, अब ये दोनों मिलकर किसी चैरिटेबल एक्टिविटी, लाइक इन्होंने कोई एनजीओ खोला, तो क्या ये पार्टनर बन गए? द आंसर इज नो। तो किसी भी ऐसे दो जाने अगर प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं या फिर किसी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए है, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहते। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी की बात करें तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। ये भी सोल प्रोवाइडर की तरह ही है। जैसे सोल प्रोवाइडर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब पार्टनर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बिजनेस का कर्जा नहीं चुकाया जाता तो वो अपने जेब से उसका कर्जा चुकाए। लाइक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस एसेट, देखो बिजनेस डेट्स तो पे करने होते हैं। डेट्स मतलब उधारी। बिजनेस की उधारी है 3 लाख। अब बिजनेस की उधारी कहां से चुकाई जाएगी? बिजनेस एसेट से। बिजनेस एसेट से 1,50,000।
तो मतलब एसेट से तो सिर्फ 1,50,000 आया, तो बाकी कितना बचा? 1,50,000। तो अब ये उधारी रह गई, तो ये उधारी कौन देगा? ये उधारी देगा पार्टनर। ये उधारी कौन देगा? पार्टनर। और ये कहां से देगा? अपने पर्सनल एसेट से देगा। सो दैट मीन्स पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड फॉर रीपेइंग डेट्स इन केस द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे द बिजनेस डेट्स। अगर बिजनेस डेट्स जो हैं वो ज्यादा हैं और बिजनेस एसेट्स कम है, तो हमें डेट अब पे करना है, तो वो कौन पे करेगा? पार्टनर करेगा। और कहां से करेगा? अपने पर्सनल एसेट से करेगा। मतलब अपने लाइक उसका घर है या उसकी कार है, उसको वो सब बेचनी पड़ सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि 1,50,000 हमने बोला पार्टनर देंगे, बट कैसे देंगे? कैसे देंगे? ज्वाइंटली देंगे। अब बट जो पार्टनर की लाइबिलिटी है वो ज्वाइंटली भी होती है और इंडिविजुअली भी होती है। अब समझते हैं इसको। The partners are jointly and individually liable for repayment of business debt. अब पार्टनर की ज्वाइंटली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले समझते हैं ज्वाइंटली। ज्वाइंटली ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब लाइक यहाँ पे क्या है, हमारे पास सपोज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है। 1,50,000 कम पड़ रहा है, तो ये कौन देगा? ए और बी। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। तो ज्वाइंटली में क्या होता है कि लाइक जो भी पार्टनर है, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो उसमें जो डेट है उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। लाइक यहाँ पे 75,000 ए देगा और 75,000 कौन देगा? बी देगा। तो ज्वाइंटली में ये होता है कि वो मिलकर देते हैं। और किसमें देते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसमें। So jointly all the partners are responsible for the debts and they contribute। और वो कैसे contribute करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा, अब इंडिविजुअली क्यों कह रहे हैं? इंडिविजुअली का मतलब ये है कि हर एक पार्टनर जो है उसकी इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्टनर के जो फर्म के जो डेट्स हैं वो पे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे एल और एम पार्टनर्स है, ठीक है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। फर्म के एसेट्स है 1 लाख और लाइबिलिटी है 1,30,000। मतलब हमारी उधारी है मार्केट की 1,30,000, बट डेट है हमारे, मतलब एसेट है हमारी 1 लाख। तो कितने पैसे कम पड़ गए? 30,000। तो ये 30,000 कौन देगा? पार्टनर्स देंगे। सो हियर एल एंड एम आर लाइबल टू पे। अब कितना पे करेंगे वो? 15,000 इक्वल है ना उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कैसे पे करेंगे? 15,000। 15,000 देगा एल और 15,000 देगा एम। और कहां से लाएंगे? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब पार्टनर कहेगा मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी क्यों यूज हो रही है? बिकॉज बिजनेस किसका है? पार्टनर्स का है, टू पे द फर्म्स डेट। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये एल ने लाना है और ये एम ने लाना है, और कहां से लाना है? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे एल जो है वो कहता है मेरे पास तो कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये इंसॉल्वेंट है। तो अब क्या होगा? एम जो है वो 15,000 दे देगा और बाकी 15,000 छूट जाएगा। द आंसर इज नो। अब ये जो उधारी है ना वो तो पे करनी है, चाहे वो पार्टनर्स मिलकर करे, चाहे कोई पार्टनर इंडिविजुअली करे। अब यहाँ पे जो 30,000 है वो मार्केट में देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कौन देगा 30,000? एल के पास अगर नहीं है तो सारा 30,000 कौन देगा? एम देगा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से। तो यानी अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के करनी है। हाँ, इसमें यह है कि अगर वो 15,000 एल के पे कर रहा है ना, तो बाद में वो एल से ले सकता है, बट अगर एल के पास नहीं है तो वो क्या करेगा? उसको पे करने ही करने पड़ेंगे। तो मतलब इंडिविजुअली भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म का सारा डेट पे करना है, चाहे मिलकर करो, चाहे अब अगर एल के पास होता तो वो मिलकर कर देते, बट अगर एल इनसॉल्वेंट हो गया तो अब उस केस में कुछ कर नहीं सकते, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो एम को सारे पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इंडिविजुअली भी इनकी जो लाइबिलिटी है वो कैसी है? अनलिमिटेड है। तो आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हो दैट मीन्स आपको बहुत सोच समझ के करना है। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो मिनिमम क्या है? 2। ऑब्वियसली अब 2 तो होंगे तभी पार्टनर बनेगी, एक पर्सन तो एक अपना ही पार्टनर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मतलब कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2। एंड मैक्सिमम कितने हैं? 50। और ये किसमें मेंशन्ड है? एज पर रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014। 2014 कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 50। और मिनिमम कितने हैं हमारे पास? 2। मिनिमम कितने हैं? 2 और मैक्सिमम कितने हैं? 50। अब क्वेश्चन ये, मैम आपने तो बताया था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जो पार्टनरशिप के बारे में बताता है, बट नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं कहता। ये नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो कहां लिखे हैं? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिस्क बियरिंग। अब यहाँ पर रिस्क कौन बियर करता है? अब सोल राइटर की बात करें तो एक अकेला पर्सन था जो रिस्क बियर करता है, बट यहाँ पे रिस्क कौन बियर करता है? पार्टनर्स।
अब एज अ टीम वो काम करते हैं, तो जो रिस्क होता है और वो क्या करते हैं, वो आपस में डिवाइड करते हैं। लाइक अगर पार्टनर हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट हुआ वो भी मिलकर वो डिवाइड करते हैं, और जो लॉस हुआ वो भी वो मिलकर जो है वो उसको शेयर करते हैं। बट हाँ, कई बार ये एग्रीमेंट जो भी हुआ होता है उस पर डिपेंड करता है, बट वो एक्सेप्शन है। ओके, सो द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। रिवॉर्ड आता है प्रॉफिट के उसमें, विच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, जो कि पार्टनर्स के द्वारा शेयर किया जाता है। हाउएवर दे ऑल्सो शेयर लॉसेस, लॉसेस को भी शेयर करते हैं रेशो में। तो दैट मीन्स रिस्क कौन बियर करता है, पार्टनर्स कलेक्टिवली बियर करते हैं, पार्टनर्स मिलकर बियर करते हैं। होप दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो डिवाइड हो गया। जैसे सोल प्रोवाइडर में रिस्क 1% का होता था, यहाँ पे रिस्क डिवाइड हो गया, बट प्रॉफिट भी डिवाइड हो गया। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पे डिसीजन कौन लेता है, डिसीजन लेते हैं पार्टनर्स। अच्छा, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल की बात करें ना, तो जैसे ही पार्टनर्स होते हैं ना, तो नॉर्मली वो डिसाइड कर लेते हैं। लाइक 4 पार्टनर है और वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ही बिजनेस जैसे स्टार्ट होता है ना, वैसे ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन क्या देखेगा। लाइक यहाँ पे ए पार्टनर है, वो कहता है मैं सेलिंग देखूंगा, बी जो है वो कहता है मैं मार्केटिंग देख लूंगा, सी जो है वो कहता है मैं फाइनेंस देख लूंगा, डी जो है वो कहता है मैं अकाउंट्स देख लूंगा। और ये आपस में बात कर लेते हैं कि कितना कितना लिख। देखो, अगर सारों में डिवीजन होगी ना काम की, लाइक कि कौन क्या देखेगा, तो ऐसे जो हमारी डिसीजन मेकिंग है ना वो ज्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे पार्टनर्स देखते हैं अमंग देखो, पार्टनर्स शेयर अमंग देमसेल्व्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। वो आपस में मिलकर करते हैं, और जनरली ये स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन क्या करेगा। और अगर ऐसा ना हो तो बड़ी मेस हो जाएगा, बिकॉज कुछ भी डिसीजन लेना, छोटे से छोटा मार्केटिंग का डिसीजन लेना तो बी ले सकता है, बट हाँ कोई बड़ा डिसीजन लेना है वो फिर सारे मिलकर लेंगे। अब लाइक छोटा कोई सेलिंग से रिलेटेड डिसीजन है, वो ए ले लेगा, उसको ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर ये डिवीजन नहीं हुई, अब लाइक अगर मिलके कोई काम कर रहा है, पता ही नहीं किसने क्या करना है, तो मुश्किल हो जाएगी। तो जनरली ऐसा ही होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं। और जो भी बड़े बड़ी काम है, लाइक सेलिंग में काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, बट सेलिंग में अगर सपोज हम डिस्काउंट देने का सोच रहे हैं, ज्यादा डिस्काउंट देने का सोच रहे हैं, तब उसको सब कुछ से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डिसीजन लेते हैं वो कलेक्टिवली लेते हैं, जनरली मिलजुल कर लेते हैं। दस द एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर मैनेज थ्रू द ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। वो सब पार्टनर्स जो है वो मिलकर जो है वो बिजनेस को चलाते हैं और डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल करते हैं। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। जैसे कि सोल प्रोवाइडर में भी लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी, और यहाँ पे भी लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो लाइक फॉर एग्जाम्पल 4 पर्सन है, ए बी सी और डी, लाइक फॉर एग्जाम्पल, और इसमें से बी चला जाता है, या डी अब डेथ नहीं करते, वैसे ही बोल देते हैं बी चला गया बिजनेस से, तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? द आंसर इज नो, बट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। पहले सहमति किसके बीच में थी? ए बी सी और डी के बीच में एग्रीमेंट उस अकॉर्डिंग हुआ था, क्या करना है कैसे करना है। बट अब बी चला गया, तो जैसे ही बी जाएगा वैसे ही जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर अब ए सी और डी चाहते हैं कि वो बिजनेस को आगे बढ़ाए, तो उन्हें नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स जैसे ही कोई बिजनेस की डेथ होती है, या कोई बिजनेस कोई पर्सन रिटायर हो जाता है, या कोई इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस से चला जाता है, तो जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है। और अगर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहते हैं कि वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करे, तो उनको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस, बिकॉज जैसे ही किसी पार्टनर को कुछ होगा, वैसे ही जो बिजनेस का जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा, ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो नई पार्टनरशिप उनको लेकर आनी पड़ेगी, तभी वो बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो देयर इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, क्योंकि एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। जैसे कि सारे पार्टनर्स मिलजुल के काम करते हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होती है। लाइक अभी मैंने आपको बताया था ए बी और सी, ए बी सी और डी है। ए फाइनेंस देखता है, बी सेलिंग देखता है, सी मार्केटिंग देखता है, और डी जो है वो हमारा सपोज एचआर देखता है या अकाउंट्स देखता है, ठीक है। अब देखो, अब लाइक जो ए है, जब भी वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब लाइक उसने सामान लेना है, सपोज हमने कोई पैसा लेना है उधार, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है उधार का, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब पे बाउंड होगा, बी सी और डी पे भी। और अगर सपोज बी कोई सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो सब पे बाउंड होगा, ए सी और डी पे भी। मतलब एक भी पर्सन कोई भी डिसीजन लेता है वो सबको इम्पैक्ट करेगा,
अब लाइक उसने कॉन्टैक्ट किया कि 5% इंटरेस्ट पे हम पैसे ले रहे हैं, तो अब वो इंटरेस्ट खाली उसका नहीं है, वो पैसे भी उसके नहीं है, और वो खाली इंटरेस्ट पे उसको भी नहीं करना, वो सबका है। तो जो भी कोई डिसीजन ले रहा है वो सबके बिहाफ पे ले रहा है। तो यहाँ पे ए जो भी डिसीजन लेगा उसका इंपैक्ट सब पे पड़ेगा, जो बी डिसीजन लेगा उसका इंपैक्ट सब पे पड़ेगा, जो सी डिसीजन लेगा उसका इंपैक्ट सब पे पड़ेगा, जो डी डिसीजन लेगा उसका इंपैक्ट सब पे पड़ेगा। मतलब डी जो डिसीजन लेगा उसका इंपैक्ट सब पे पड़ेगा, और जो सब डिसीजन लेंगे उसका इंपैक्ट डी पे भी पड़ेगा। तो ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। जब कोई डिसीजन ले रहा है तब वो बन जाएगा एजेंट, और वो उसका बन जाएगा प्रिंसिपल। बिकॉज एजेंट प्रिंसिपल मतलब मालिक और नौकर का बेसिकल रिलेशन, जब वो काम कर रहे हैं तो वो एजेंट बन गया और वो प्रिंसिपल बन गया। तो इसका मतलब ये है ही कैन बाइंड अदर बाय हिज एक्ट, जब वो कुछ करेगा तो उसका इंपैक्ट बाकी सब पे पड़ेगा, और ऑल्सो बाउंड बाय द अदर पार्टनर्स, अगर दूसरे कुछ करते हैं, दूसरे कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका इंपैक्ट भी उस पर पड़ेगा। मतलब अगर कोई एक अच्छे से काम कर रहा है तो उसका फायदा भी सबको, और अगर कोई गलत काम कर रहा है उसका नुकसान भी सबको। तो यहाँ पे एजेंसी जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप का। होप दैट्स क्लियर। तो वन बाय वन एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन कैसे होती है? बाय एग्रीमेंट। और यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो मिनिमम होते हैं 2, मैक्सिमम होते हैं 50। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी है जो पार्टनर्स की, दैट इज अनलिमिटेड, और वे ज्वाइंटली भी अनलिमिटेड है और इंडिविजुअली भी अनलिमिटेड है। रिस्क बियरिंग की बात करें तो रिस्क कौन बियर करता है? सारे पार्टनर्स। डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल कौन करता है? सारे पार्टनर्स मिलकर करते हैं। कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती, बिकॉज जैसे ही कोई पार्टनर जाता है वैसे एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। अगर उनको कंटिन्यू करना है तो उनको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी की बात करें तो पार्टनर्स बाउंड ईच अदर विद देयर एक्ट्स। वो अगर एक भी पर्सन कोई भी डिसीजन लेता है तो उसका इंपैक्ट दूसरों पे पड़ता है, अगर दूसरे कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका इंपैक्ट उस पर पड़ता है। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।